नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। तो हम जियोग्राफी में देखेंगे जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ये क्या होता है? क्लाइमेटोलॉजी का एक भाग है। इसमें जल जो है वाष्पित होता है महासागरों से, धरातल पे पहुंचता है वर्षा के रूप में। वर्षा के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में, गैस के रूप में पुनः धरातल पे आता है और फिर धरातल से वाष्पित होता है, वापस वायुमंडल में चला जाता है। अर्थात जल का एक ऐसा चक्र है जिसमें जल अलग अलग फॉर्म में वाष्पित होकर फिर से वायुमंडल में चले जाते हैं, वायुमंडल से धरातल पे, धरातल से फिर से सागर पे। तो मैं अगर बोलूं, जल का एक चक्र है जिसमें जल का एक्सचेंज हो रहा है। इसमें एक्सचेंज हो रहा है स्थल, समुद्र और वायु के बीच में। स्थल, समुद्र और वायु के बीच में जो जल का आदान प्रदान है उसे कहते हैं जल चक्र। कैसे होता है जल चक्र? फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ये समुद्र है, समुद्र से जल का वाष्प बना, ये वाष्प कहाँ पहुंच जाता है? वायु में पहुंचते हैं। वायु में क्या हो रहा है? संघनन हो रहा है। देखिए, जल का एक एक्सचेंज हो रहा है समुद्र, स्थल और वायु के बीच में। किस तरीके से आपस में एक गठबंधन है इनका, आपस में जुड़ा हुआ है जल। अगर समुद्र है, ये समुद्र से जल वाष्पित हुआ, वाष्प बना, वाष्प बनने के बाद वायु में आया, वायु में संघनन हुआ, संघनन के बाद वर्षा के रूप में गिर रहा है। और वर्षा के रूप में फिर से कहाँ पे गिरा? धरातल पे गिरा, अर्थात स्थल पे आ गया। स्थल में कहाँ कहाँ चले जाते हैं वाष्प? अलग अलग फॉर्म में या जल के रूप में। तो मृदा में जा रहे हैं, मिट्टी में गए, वनस्पतियां इस्तेमाल की जल का, जड़ों के द्वारा धरातल के अंदर पहुंचा रहे हैं भूजल के रूप में और धरातल जल के रूप में। वर्षा हुआ, धरातल पे आए, मृदा में आए, कुछ तो मृदा में रह जा रहे हैं, कुछ इनफिल्ट्रेट हो जा रहे हैं, अर्थात अंडरग्राउंड पहुंच जा रहे हैं। अगर जल है, मान लेता हूं मैं, तो ये क्या है? धरातल के अंदर में चले जा रहे हैं। इसे बोला जाता है भूजल। मृदा में रह गए, वनस्पतियों में रह गए, फिर से इनसे फिर से वाष्पीकरण होगा, फिर से वाष्प बनेंगे, फिर से वाष्प चला गया। इस तरीके से एक सर्कल चल रहा है। तो इसको एक डायग्राम से देखते हैं, बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं कैसे हो रहा है। टोटल मिला के डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू एस में। तो जियोग्राफी चल रहा है। देखिए, जियोग्राफी में आज हमारे सामने है जल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्या है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? तो क्लाइमेटोलॉजी का भाग है जिसमें आपको दिखाना है जल कैसे एक चक्र के रूप में चलता है। तो चक्र का मतलब है कि जल कभी न समाप्त होने वाले एक ऐसे प्रोसेस में चला जाता है जो लगातार सर्कल के रूप में घूमते रहता है। किसके किसके बीच? तो समुद्र, स्थल और वायु। तो समुद्र, स्थल और वायु के बीच में क्या हो रहा है? कुल मिला के जल का चक्र चल रहा है, अर्थात जल का एक्सचेंज, आदान प्रदान। कैसे आदान प्रदान हो रहा है? समुद्र है, समुद्र से जल क्या हुआ? इसका वाष्प बना, वाष्प बनने के बाद संघनन होता है। कहाँ पे आ गया जल? वायु में आ गया। अगर समुद्र है, समुद्र से वाष्प बना, तो वाष्प बन के कहाँ चला गया? वायु में चला गया। फिर यहाँ संघनन होगा, संघनन से फिर क्या होता है? धरातल पे गिरते हैं। स्थल पे गिर रहा है, किस फॉर्म में गिर रहा है? वर्षा के रूप में गिर रहे हैं। अब वर्षा के रूप में गिरने से फिर क्या होता है? तो बोलेंगे वनस्पतियां ये इस्तेमाल कर रही है। फिर धरातल पे रह रहा है नदी के रूप में, झील के रूप में। भूजल में पहुंच गया, अंडरग्राउंड जल बन गया। तो अंडरग्राउंड हो गया जल। और इसके साथ में क्या रह गया? कुछ तो नदियों, झीलों के रूप में रह गया, मृदा में रह गया, मिट्टी में। पुनः इससे फिर से वाष्प बनेगा,
वाष्पीकरण होगा, फिर से वाष्पीकरण होने के बाद वायु में जाएगा, फिर से इस तरीके से एक सर्कल चल रहा है। तो हम बोल सकते हैं जल का आदान प्रदान चल रहा है समुद्र, स्थल और वायु के बीच में, जो ना समाप्त होने वाला एक चक्र है, यही कहलाता है जल चक्र। तो जो नदियां दिख रही है आपको धरातल पे, अगर नदी है तो नदी तो फ्लो हो रही है, लेकिन मृदा में भी तो जल है, मृदा में भी जल है। ये जो बांस बनाता, संघनन हुए, वर्षा हुए, तो वर्षा जो हुआ वो कहाँ गया? धरातल पे गया। धरातल में भी इनफिल्ट्रेट होते रहते हैं। मृदा का कण कैसा है? या तो बालू, कंकड़, पत्थर हो सकते हैं, चीका हो सकता है, या पत्थर के जैसा हो सकता है। अगर बालू है तो इनफिल्ट्रेट होगा, इनफिल्ट्रेट होने के बाद जल कहाँ चला गया? तो अंडरग्राउंड जल हो गए, भूजल बन गया। अब अंडरग्राउंड जल कहीं ना कहीं फ्लो होगा। किस रूप में फ्लो होगा? या तो वह झील के रूप में होता है, या तो फिर आपका किसी दूसरे फॉर्म में होगा, और अंत में फिर से समुद्र में पहुंच जाएंगे। नदियां कहाँ गिर रही है? नदियां जहाँ की मिलेगी अंत में समुद्र में। तो हर तरीके से जल जहां से चला था फिर से वापस समुद्र पे ही आ जा रहा है, और एक्सचेंज होते रह रहे हैं जल, स्थल, वायु के बीच में। तो यही है आपका एक जल चक्र। अब इसको एक डायग्राम से देखते हैं, बेटर तरीके से समझ सकते हैं डायग्राम से। देखिए ये डायग्राम है, टोटल जल कितना है परसेंट के रूप में और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। तो 97% जल महासागर में है। जो आपको महासागर दिख रहे हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आंटी महासागर, तो जो आपको महासागर दिखाई दे रहे हैं उसमें 97% जल है। और ये जल कैसा है? खारा जल है, बिल्कुल पीने योग्य नहीं है। 3% जल कहाँ पे है? महाद्वीप पे है। अगर 3% जल महाद्वीप पे है तो इस 3% का भी 75% करेंगे आप। 75% कहाँ पे है? बोलेंगे बर्फ के रूप में है। जो बर्फ की चादर दिख रही है, आर्कटिक, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, साइबेरिया और हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत पे जो बर्फ है ग्लेशियर के रूप में, 75% जल है। 3% का 75%। 24% अंडरग्राउंड जल है, जो धरातल है जहाँ आप रह रहे हैं, अंडरग्राउंड जल है, भूमि के अंदर। भूमि के अंदर जल रहता है ना, ये धरातल है, और ये भी फ्लो होता है और कहाँ चला जाता है? अंत में महासागर में गिरता है। तो अंडरग्राउंड जल के रूप में 24% है। इसका इस्तेमाल करते हैं कृषि, एग्रीकल्चर में, तो उद्योग सेक्टर में पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुएं खोद के, नलकूपों के जरिए। 1% जल। अब 1% का देखिए 20% नदियों में है, 20% झीलों में है, दोनों बराबर है नदी और झीलों में। 22% जल वायु में है, जलवाष्प के रूप में है। 38% मृदा में है, जो मृदा में है 38% है। तो हमारे पास स्वच्छ जल है कितना फिर? स्वच्छ जल, क्लीन वाटर कितना है? क्लीन वाटर तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 3% है, लेकिन क्या आर्कटिक, अंटार्कटिका और हिमालय जैसे जो ग्लेशियर में जल का इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। तो 75% जल इस्तेमाल तो हम करते ही नहीं। बच रहा है 24% भूजल, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारा पोल्यूशन हो चुका है, ऑर्गेनिक मिल चुके हैं, तो बड़े बड़े कैडमियम जैसे धातु के तत्व कण मिल रहे हैं, तो भूजल में भी बहुत सारे प्रदूषित हो चुके हैं। बच रहे हैं 1% नदियां, इसमें भी देख रहे हैं ये भी प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ तक गंगा, यमुना जैसी नदियां प्रदूषित है। तो जल की मात्रा प्रतिदिन और हर महीने, हर साल कम होते जा रही है। तो ये डायग्राम है जल का परसेंट। अब हम यहाँ क्रिया विधि देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा वाष्पीकरण ही बता देता हूँ। ये तो जल की मात्रा देखें, अब वाष्पीकरण भी देख लेते हैं कि कितना हुआ, इसको परसेंट में देखते हैं वाष्पीकरण को। तो देखिए दोस्तों, ये वर्षा है, वाष्पीकरण महासागर में कितनी वर्षा हो रही है? कुल वर्षा जो 100% है, 100% का आप करेंगे 77% वर्षा कहाँ पे हो रही है? महासागर पे हो रही है, ठीक है। बचता है 23% वर्षा महाद्वीप पे होती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, महासागर पे अधिक वर्षा होती है कि महाद्वीपों पे होती है? तो महाद्वीपों पे महासागर की तुलना में 1/3 से भी कम वर्षा होती है। तो 77% वर्षा महासागर पे हुई, महाद्वीपों पे 23% हुआ। अगर ये महासागर है और ये महाद्वीप है, महाद्वीप, महासागर, महासागर पे वर्षा कितना हो रहा है? 77%। महाद्वीप पर कितना हुआ? 23%। फिर महासागर से वाष्पीकरण, महासागर से वाष्पीकरण हो रहा है 84%। अब इस महासागर से वाष्पीकरण कितना हो रहा है?
84%। 16% कहाँ से हो रहा है वाष्पीकरण, तो महाद्वीपों से वाष्पीकरण। तो अंतर कितना आ रहा है, अंतर 7 का आ रहा है। अगर महाद्वीप पे वाष्पीकरण 16% है लेकिन वर्षा 23% हो रहा है, तो इसका मतलब है 7% वाष्प। 7% वाष्प कहाँ हुआ, महासागर से महाद्वीपों की ओर गया। महासागर से वाष्प चले गए महाद्वीप पे, फिर जो महाद्वीप थे, महाद्वीप से जो वाष्पीकरण हुआ, वाष्प बना, फिर से वर्षा हुआ, तो वर्षा का फिर से 7% कहाँ चला गया, महासागर पे चला गया। तो जल चक्र का यही है कि एक चक्र में चल रहे हैं, जितना वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण के साथ वर्षा हो रही है, दोनों बराबर हैं। अंतर आ रहा है 7% का। अगर वाष्प बन रहा है, ये वाष्प फिर से चले गए बादल में, संघनन किए, वर्षा की, फिर से वर्षा कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे अधिक हुई। तो कुल मिला के 7 का ही अंतर आ रहा है, और ऐसा एक डायग्राम से आपको बताना है। एक बार क्रिया विधि देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है जल चक्र की क्रिया विधि। क्रिया विधि में कौन कौन से कारक उत्तरदायित होते हैं, अर्थात अगर जल चक्र चल रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए। अगर एक भी ना हो तो जल चक्र नहीं चलेंगे। तो जल चक्र के लिए कोई कारक होने चाहिए। तो कारक में वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वर्षा और इंटरफिल्ट्रेशन के साथ साथ ढाल, 5 कारक हैं। सभी को अलग अलग करेंगे आप ऐसे करके। वाष्पीकरण क्या होता है, तो सूर्य का ताप है, सूर्य का ताप जब जल पे पड़ता है तो वाष्पीकरण होते हैं। वाष्पीकरण हर तरीके से होता है। हमारे शरीर से भी पसीना निकलते रहते हैं, तो वाष्प बनते रहता है। पेड़ पौधे से, मृदा से, जल से, समुद्र हो, झील हो, सभी से जहाँ भी जल है तो जल का वाष्प बनता है। वो तापमान पर डिपेंड करता है कि तापमान कितना है। ठंडे क्षेत्रों में वाष्पीकरण कम होगा क्योंकि वहाँ सूर्य ताप होते नहीं है, कम होते हैं। तो डिपेंड करता है वाष्पीकरण सूर्य ताप पे। तो वाष्पीकरण होना चाहिए। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में, क्योंकि जल का वाष्प बन रहा है। फिर वाष्पोत्सर्जन दिखाना है। ये किससे होते हैं, पेड़ पौधे से। जो पौधे रहते हैं, पौधे की पत्तियां होती है, पत्ती में क्या रहता है, स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं। तो छिद्र से जल का उत्सर्जन होता है। जो जल निकल रहा है पेड़ पौधे से, इसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। लेकिन जब पौधा छोटा रहता है तो उसके तने से भी वाष्पोत्सर्जन होता है, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पेड़ पौधे से होती है। तो वाष्प बन रहा है, चला जा रहा है वायुमंडल में। वर्षा, जब इन दोनों से वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन, इन दोनों का वाष्प बना तो फिर कहाँ गए, वायुमंडल में गए। और वायु में जाने के बाद क्या होता है, जल का संघनन होता है। और संघनन होने के बाद क्या होता है, वर्षा होती है। तो ऐसे करके वर्षा दिखाना होगा आपको। अब डिपेंड करता है वर्षा की तीव्रता कितनी है, वर्षा की परिवर्तनशीलता कितनी है। वर्षा तीव्र गति से हो रहे हैं कि कम तीव्र है, कैसे दिखाएंगे। 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर 50 सेंटीमीटर बारिश हो गया। इसका मतलब है वर्षा बहुत तीव्र गति से हुआ है, घनघोर वर्षा हुए हैं। तो 1 घंटे 50 सेंटीमीटर वर्षा हो गया। दूसरे साइड क्या है, 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर वर्षा हुआ। तो वर्षा तो हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर है। एक तीव्र गति से हो रहा है, कम तीव्र गति से हो रहा है। फिर वर्षा की परिवर्तनशीलता, क्या बोलेंगे, परिवर्तनशीलता, परिवर्तनशीलता, कितना वर्षा हो रहा है, लगातार हो रहे हैं कि रुक रुक के हो रहा है। जैसे जुलाई का मौसम है, लगातार वर्षा हो रहे हैं। अगस्त का मौसम आता है तो वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, 1 दिन हुआ, फिर 5 दिन तक नहीं हुआ। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता का मतलब है रुक रुक के बारिश होना, लगातार बारिश ना होके एक वर्षा के बाद दूसरी वर्षा के बीच में जो गैप अंतराल आ रहा है समय का, इसे बोला जाता है वर्षा की परिवर्तनशीलता। बोलेंगे वर्षा की परिवर्तनशीलता, वर्षा की तीव्रता, दोनों में अंतर है। ये तीव्र गति से हो रहा है और एक कम तीव्र गति से हो रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मृदा है, वर्षा हो रही है तो मृदा में धीरे धीरे वर्षा हो रहा है, तो मृदा में धीरे धीरे इनफिल्ट्रेट होंगे, जो जल है अंदर की ओर जाएगा, धीरे धीरे ग्राउंड वाटर बनेंगे, धीरे धीरे स्टोर होते जाएगा। और अचानक से तेज वर्षा हुई, घनघोर वर्षा हो गई, तो फिल्ट्रेशन की दर क्या है, कम है, अचानक से बाढ़ आ जाता है। 1 घंटे में 50 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, अब जल तो अंदर गया नहीं, पेड़ पौधे भी हैं, धीरे धीरे जल को क्या है, अंदर की ओर डाल रहे हैं। लेकिन जब वर्षा तीव्र गति से हो गई तो इनफिल्ट्रेशन क्या हो जाता है, इनफिल्ट्रेशन भी मंद गति से होगा।
रिजल्ट है कि इनफिल्ट्रेशन पे डिपेंड करता है वर्षा पे, लेकिन अब इसमें मृदा किस तरीके से है। इनफिल्ट्रेट तो हुआ, लेकिन मृदा किस तरीके से है। बालू का कण है कि चीका मिट्टी है या फिर चट्टान है। देखिए, बालू का अगर धरातल है, बालू है, जैसे थार का मरुस्थल में क्या है, बालू है, वहां अगर वर्षा होगा तो फिल्ट्रेट ज्यादा हो जाएगा, जल धीरे धीरे अंदर की ओर जाएंगे और बहुत अधिक जा सकते हैं, लगातार जाएगा, तो धरातल के सरफेस पे जल ही नहीं रहेंगे क्योंकि पूरा जल अंदर चला गया। चीका मिट्टी है तो तुरंत क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाएगा। चट्टान रहेंगे तो ये तो इनफिल्ट्रेट नहीं करेगा क्योंकि कठोर चट्टान है, चट्टानों के बीच में गैप कम है। रिजल्ट है सॉरी, चट्टानों के बीच में गैप कम होने के कारण मजबूत होता है और चट्टानों पे जल न ठहर के वो बह जाएगा। तो डिपेंड करता है इनफिल्ट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है कि मृदा की संरचना कैसी है, बालू वाला है, चीका वाला है, चट्टानी है। इसी तरीके से वर्षा की तीव्रता और वर्षा की परिवर्तनशीलता, ये दोनों इनफिल्ट्रेशन के साथ मिल जाते हैं तो जल चक्र में एक प्रोसेस होता है, आगे बढ़ता है। अब ढाल, ढाल कैसा है, मंद ढाल वाला है कि तीव्र ढाल वाला है। देखिए, थोड़ा सा मंद ढाल और तीव्र ढाल, ये हो गया तीव्र ढाल। अगर यहाँ बारिश भी, मान लेता हूँ बारिश हो रहा है, तो जल तीव्र गति से बह जाएंगे। और यह है आपका धरातल समतल। तो ढाल क्या है, समतल है। यहाँ मैं बोल सकता हूँ ढाल समतल है, इसमें मैं बोल सकता हूँ ढाल तीव्र गति से है। जब ढाल तीव्र गति से जल तेजी से फ्लो हो जाएगा, और अगर ढाल समतल है तो धीरे धीरे फ्लो होगा। और अगर यहाँ पे अधिक तीव्रता आ जाए, वर्षा की तीव्रता अगर यहाँ पे अधिक है, तो जल क्या चारों साइड फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन में इसके चारों साइड में बाढ़ आ जाएगा, पूरा बाढ़ वाला क्षेत्र हो गया। तो समतल क्षेत्र में बाढ़ अधिक आते हैं, ढाल वाले क्षेत्र में बाढ़ कम आते हैं। तो डिपेंड करता है जल चक्र का क्रियाविधि, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, वर्षा, इनफिल्ट्रेशन, ढाल पे। तो आपको ये लिखना है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे जो जल मृदा के अंदर जा रहा है, मृदा की ये कैपेसिटी, क्षमता कि कितना जल्दी वह जल को अपने अंदर अवशोषित करता है। इनफिल्ट्रेशन, बालू में इनफिल्ट्रेशन अधिक होगा, चीका मिट्टी में उससे कम होगा, चट्टानों में इनफिल्ट्रेशन बिल्कुल नहीं होंगे। ढाल और वर्षा, ओवरऑल यही है। तो ये आपका ओवरऑल क्लाइमेटोलॉजी खत्म हो गया। बहुत सारे टॉपिक थे, टॉपिक काफी लंबा था, एक एक वीडियो आप देखिएगा क्लाइमेटोलॉजी का, ऑप्शनल के लिए है और ऐसे भी जियोग्राफी समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए टू डू वाइस में। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये क्या है, आपके सामने एक डायग्राम है, देखिए महासागर है, महासागर से जल का वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के लिए तापमान चाहिए, तो सूर्य की किरण महासागर में पड़ रही है, महासागर का तापमान बढ़ रहा है, जब तापमान बढ़ा तो वाष्प बने। तो महासागर के धरातल का जो सरफेस है, इसका भी तो महासागर का जो ऊपरी पोर्शन होगा उसका वाष्पीकरण हो रहा है। ये वाष्प कहाँ चले गए, वायु में चले गए, वायु में गए। जब वायु में गए तो फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, बादल बन जा रहे हैं, बादल बनेगा तो वर्षा होगी, धरातल पे वर्षा हो रही है। और ये क्या धरातल है पूरा। अब धरातल पे वर्षा हो रहा है तो वर्षा कहाँ जाएगा, वर्षा जाएगा मृदा में, वनस्पतियां इस्तेमाल करेगी, जड़ों के माध्यम से वनस्पति क्या करती है, तो जल को अंडरग्राउंड पहुंचा दे रही है। कुछ जल मृदा में रह गए, मृदा गीली हो जाती है, ये सोख लेता है मृदा, वनस्पतियां में चला गया, नदियों में बह रहा है, बाढ़ ला रहा है, नदियों में जो बाढ़ आ रहा है वही अववर्धन कर रहा है, झीलों में रहेगा। ठीक, इसके बाद इन सब से पुनः ये जब प्राप्त कर रहे हैं जल, तो फिर वाष्पीकरण भी हो रहा है, इनसे दोबारा वाष्प भी बनेगा, इनसे वाष्प बनेगा, वनस्पतियां वाष्पोत्सर्जन करती है, दिन में वाष्पोत्सर्जन करती है, मृदा में भी तापमान बढ़ता है तो वाष्प निकलेंगे, मृदा भी शुष्क होती जाती है। वर्षा के टाइम में मृदा में जल अधिक होता है, संतृप्त हो जाते हैं जल से, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आता है देखते हैं मृदा फटने लगती है, शुष्क हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, नदियों में भी जल की मात्रा कम हो जाती है, इसका ही वाष्प बनता है, झील से ही वाष्प बनता है। और कहीं ना कहीं इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरता हुआ जल अंडरग्राउंड ही पहुंचता है।
अंडरग्राउंड, जब आप कुआं खोदते हैं तो अंडरग्राउंड जल निकलता है, या नलकूप खोदते हैं तो नलकूप के माध्यम से भी जल निकलता है, मोटर से पानी निकाला जाता है और वापस फिर से जब वाष्प बनते हैं तो कहाँ पहुंच जा रहे हैं, सब एक साथ जुड़ के वायु में पहुंच जा रहे हैं। फिर से यहाँ पे क्या होगा, बादल बनेंगे, संघनन होगा। इस तरीके से ओवरऑल प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जितनी भी नदियां हैं, झीलें, वाष्प, ये सब फ्लो हो जा रहे हैं आपके और वापस महासागर में ही आ रहे हैं, फिर से महासागर से आ जा रहा है। अब देखिए कितना जल है, परसेंट में एक बार देख लेते हैं जल की मात्रा। महासागर पे कितना है, धरातल पे कितना है, वायु में कितना है, तो इसके लिए भी एक डायग्राम बना देता हूँ।